चलो देखो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो लोग एबसेंट रहने वाले हैं कल से नहीं आइएगा। ठीक है। एबसेंट रहने वाले लोग कल से नहीं आइएगा। हम स्पष्ट बात। हम एक लाइन जो बोल दिए वही बोल दिए। ठीक है। इसलिए कि एबसेंट रहने वाले लोगों को आगे ऑर्गेनिक समझ में आने वाला नहीं है। जाइए पढ़िए, कहीं दूसरी जगह पढ़िए तइए। ठीक है। पढ़ाई का जो पैटर्न है वो हम समझ रहे हैं। हो सकता है हमसे ज़्यादा जो समझ रहे होंगे, आप लोग ज़्यादा समझते हैं हमसे। ठीक है। तो ज़्यादा समझने वाले के को हम नहीं समझा सकते हैं। ठीक। इसलिए पहला लाइन तो ये है। हाँ। हम समझ रहे हैं बुआ। हम आज तक देखे हैं कि जो भी हम लोगों के संपर्क से दूर रहा है वो बहुआयवे किया है रोड पर। कारण है वो उस सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो करने का मादा उसके पास नहीं है। ठीक है। वो सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो करने का ताकत चाहिए अंदर में। वो ताकत उसके पास नहीं है। तो उसको क्या पढ़ाएगा। हाँ, पहला पॉइंट यही है। पहला पॉइंट यही है। क्यों है वो जो लास्ट तक पढ़िएगा उसको पता चलेगा जो क्यों है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है रूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रूट। पेड़ का जब जड़ सड़ जाता है तो उससे पत्ता क्या निकलता है। सड़ा सड़ा। फल क्या निकलता है, सड़ा सड़ा। पूरे ऑर्गेनिक का फल सड़ा सड़ा निकलेगा अगर ये वीक हो गया तो। ठीक है। ये वीक रहता ही है। ठीक है। हाँ। क्या। कदी के बंद कर दियो पंखा। हाँ चल ना, बंद कर दी। ए देख। तो सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज का डिस्पर्सन और स्टेबिलिटी। ठीक है। चार्ज डिस्पर्सन एंड स्टेबिलिटी। चार्ज डिस्पर्सन एंड स्टेबिलिटी। देखिए पहले हम ये शुरू करते थे लगभग अप्रैल में। तब तक में आप लोगों का फिजिक्स में भी चार्ज शुरू हो जाता था। इस बार पहले शुरू हो गया, 15 अप्रैल के बाद ही शुरू होता था। ठीक है। संजोग है इस बार पहले शुरू हो गया। ठीक है। इसलिए चार्ज के बारे में समझिए कि चार्ज क्या है। तो किसी भी पार्टिकल पर चार्ज जब होता है तो अनस्टेबल होता है। किसी भी पाई हम बॉन्डिंग में भी बहुत बात बताए हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट सब हम समझाए हुए हैं। लेकिन समझता क्या है जो समझने लायक है। जो समझने लायक नहीं है वो क्या समझेगा। ठीक है। जनरली इसकी शुरुआत लोग करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है। लेकिन वास्तविक कॉन्सेप्ट चार्ज से शुरू होता है, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में या पूरे सिस्टम में ट्वेल्थ का फिजिक्स का जितना भी पार्ट है जहां से शुरू होगा लास्ट तक वो चार्ज का ही खेला है। ठीक है। चार्ज का ही खेला है। और इसलिए हम सबसे पहले समझेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज अगर किसी पार्टिकल पर है तो पार्टिकल अनस्टेबल है। ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, और जितना ज्यादा न्यूट्रल रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये पहला बात। ठीक है। तो चार्ज के बारे में, चार्ज से हम कैसे कैसे डिसीजन करेंगे। ठीक है। सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका शॉर्टकट लिखते हैं VCD। ठीक है। शॉर्टकट लिखते हैं VCD। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
चलिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? किसी भी चार्ज के लिए, कोई भी पार्टिकल पर चार्ज होगा, कोई भी पार्टिकल पर चार्ज होगा, तो हम उसके लिए डिफाइन करते हैं चार्ज डेंसिटी, जिसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये VCD बराबर होता है चार्ज बटा वॉल्यूम, चार्ज बटा वॉल्यूम। हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में हम बात करेंगे तो किसी न किसी केवल एटम पर बात करेंगे। मॉलिक्यूल में भी एटम डिसीजन करता है, मॉलिक्यूल बनता है किससे? एटम से। एटम, हर एक एटम का वॉल्यूम हम निकालने नहीं जाएंगे, एकदम आप कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे नहीं, कॉन्सेप्ट से हम ट्रेंड निकालेंगे, ट्रेंड कब बढ़ता है कब घटता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के बदले हम यहाँ दिमाग में रखेंगे रेडियस, क्योंकि हम सबका वॉल्यूम नहीं निकालेंगे। जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो जिस चार्ज का, जिस पार्टिकल का साइज बड़ा होगा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, दोनों पार्टिकल है। निश्चित रूप से इसका रेडियस ज़्यादा है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। चार्ज इस पर भी हम 1 कूलम्ब का रखे हुए हैं और इस पर भी 1 कूलम्ब का रखे हुए हैं, दोनों पर चार्ज 1 कूलम्ब है। तो चार्ज का अमाउंट तो दोनों का ज़्यादा बराबर है, वॉल्यूम इसका ज़्यादा, तो इसका VCD क्या हो जाएगा? कम, इसका VCD क्या होगा? ज़्यादा, ठीक है। और जिसका VCD कम, इसका मतलब उस पर चार्ज का स्ट्रेंथ कम, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल। चार्ज जितना कम, चार्ज डेंसिटी जितना कम रहेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। पहला कंक्लूजन हुआ कि VCD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, या स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VCD, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है बात? अब VCD किस पर डिपेंड करेगा? साइज पर, ठीक है। VCD किस पर डिपेंड करेगा? साइज पर। VCD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। एटम का साइज ज़्यादा है तो VCD कम है, VCD कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, VCD कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VCD, स्टेबिलिटी इनवर्स, इसको स्टेबिलिटी लिख लो यहाँ, ये हमको अंततः काम स्टेबिलिटी का ही करना है। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VCD, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी, फॉर एनी चार्ज पार्टिकल वी डिफाइन VCD, फॉर एनी चार्ज पार्टिकल वी डिफाइन VCD, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड दैट इक्वल्स टू चार्ज बटा वॉल्यूम, ठीक है। दैट इक्वल्स टू चार्ज बटा वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा है, इसलिए वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल है। और जिसका चार्ज डेंसिटी कम है वो ज़्यादा स्टेबल, जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है वो कम स्टेबल, ठीक है। उल्टा बोला गया होगा तो ठीक कर लीजिए, ठीक है। ओके, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हम लोग बॉन्डिंग में खूब पढ़े हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ध्यान यहाँ रख, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं? दो एटम के बीच अगर बॉन्ड है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे A और B के बीच मान लेते हैं बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड, A और B के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा खींच रहा है, ये होना चाहिए था बीच में, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होना कहाँ चाहिए था? बीच में, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था बीच में। लेकिन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, रे वो हुआ, यस सर, नहीं, नो सर, हम उठा के फेंक देंगे सर। अब तू ही मत बुझिए कि हमरा कम दम है, देख, दोनों आइटम के बीच इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगा? दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहेगा, रहना चाहिए। लेकिन अगर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, देन A और B के बीच का जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन किसके करीब आ जाएगा? B के करीब।
और बी के करीब आ जाएगा उसके कारण यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, एक पहला ये बच्चा वाला डिफिनेशन है जो हम लोग बॉन्डिंग में भी पढ़े थे। अब बॉन्डिंग में ही हम एक और बात बताए थे कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कितना स्ट्रांगली, कितना टाइटली वो अपने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखा है। ये डेफिनेशन ज्यादा जरूरी है हमारे ऑर्गेनिक के लिए, हमारे ऑर्गेनिक के लिए ये डेफिनेशन ज्यादा कारगर है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स दैट हाउ स्ट्रांगली, हाउ टाइटली the atom holds its valence shell electron pair. How tightly, how strongly the atom holds its valence shell electron pair. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को ये कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखा है। कहने का मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो निगेटिव चार्ज को पकड़ कर रखेगा। इट इज एक्चुअली निगेटिव, निगेटिव हम ऐसे लिखते हैं, निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, निगेटिव चार्ज को पकड़ कर रखने का कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या है, हम पहले बताए हुए बॉन्डिंग में जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव करने का मतलब क्या, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन का प्रभाव ज्यादा है, वही ना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को भी अपने तरफ अधिक खींचेगा और वही अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ कर रखेगा। ये क्या पकड़ कर रखेगा, क्या मतलब है इसका, पकड़ कर रखने का क्या मतलब हुआ। किसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब ये हुआ कि उसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है, तो उस पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज वहां रहना पसंद करता है, क्योंकि चार्ज कहीं भी रहेगा तो अनस्टेबल बनाता है। हम पर चार्ज आ गया, हमारे न्यूक्लियस का कैपेसिटी ज्यादा है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए हम पर नेगेटिव चार्ज आया, नहीं तो नहीं आता। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल सिस्टम इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज सिस्टम। न्यूट्रल सिस्टम हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है किसी भी चार्ज सिस्टम से। चार्ज ऑलवेज हैज टेंडेंसी टू गेट न्यूट्रलाइज्ड, चार्ज ऑलवेज हैज टेंडेंसी टू गेट न्यूट्रलाइज्ड। चार्ज के पास हमेशा टेंडेंसी होता है क्योंकि वो अनस्टेबल है, वो अनस्टेबल है। ठीक है, वो हमेशा कोशिश करता है अपने आप को स्टेबलाइज करने का। स्टेबलाइज कैसे करेगा, तो न्यूट्रलाइज होने के बाद। न्यूट्रलाइज कौन करेगा, न्यूक्लियस। अगर किसी एटम का न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ गया, न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन अगर उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रिपल्सन हो गया, वहां वो अनस्टेबल हो जाएगा, वहां वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, खैर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम। किसी एटम का साइज बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, किसी एटम का अगर साइज बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले तो एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अंतिम ऑर्बिट का दूरी बहुत ज्यादा है, तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उसके इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। यही कारण है कि हम लोग पढ़े थे कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता था। क्यों, क्योंकि साइज घटता था। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता था। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ता था। ठीक है, सारा बात बॉन्डिंग का रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। ठीक है,
ये सब बात हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक, कोई एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे करीब रहता है s ऑर्बिटल, उससे दूर रहता है p ऑर्बिटल, उससे दूर रहता है d ऑर्बिटल, उससे दूर रहता है f ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है मतलब क्या, कि उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो s ऑर्बिटल चूंकि न्यूक्लियस के बहुत करीब है, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत करीब है, तो न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ कर रखेगा एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल। अब p को ज्यादा पकड़ कर रखेगा एज कंपेयर टू d ऑर्बिटल, और d को ज्यादा पकड़ कर रखेगा एज कंपेयर टू f ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्बिटल का भी डिफाइन होता है s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f, s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग ये जानते हैं sp, sp2, sp3। ठीक है, मेन हमारे लिए 3 है यहाँ ऑर्गेनिक में, तो हम इसको कहते हैं spi। चलो एक दूसरा तरीका से समझ लो, हम एक तरीका से पहले हम समझाए हुए हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, s। कौन सा ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, s ऑर्बिटल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू p। ठीक है, परसेंट ऑफ s कैरेक्टर, परसेंट ऑफ s कैरेक्टर ध्यान से सुनिए, बराबर होगा 1/1 प्लस i इंटू 100। ठीक है, 1/1 प्लस i इंटू 100। जैसे मान लेते हैं, हम कहते हैं कि sp के लिए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का परसेंट ऑफ s कैरेक्टर निकालो। क्या होता है, sp 1/1 प्लस i, p के ऊपर में क्या है 1 प्लस 1 गुना 100, क्या हो जाएगा 50%। एक तरीका हम बताए हुए हैं बॉन्डिंग में कि s और p मिलके हमको हाइब्रिडाइजेशन किया हुआ है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइजेशन किया हुआ है। तो क्या गो ऑर्बिटल मिला है, 2 ठे, तो 2 में क्या गो s है, 1, तो 2 में 1 s, तो 1 में 1/2, तो 100 में 1/2 गुना 100, 50%। इस तरीका से भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट ऑफ s कैरेक्टर, परसेंट ऑफ s कैरेक्टर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 2 गुना 100, ये हो जाएगा आपको 33.33%। इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। वैसे हम सोचना भी बताए हुए हैं, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं याद करना है। 1s 2p 3 ऑर्बिटल मिलके बनाया है, तब बना है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 3 में क्या गो s है, 1 s है, तो 1 में कितना होगा 1/3, 100 में कितना होगा 1/3 गुना 100, परसेंट ऑफ s कैरेक्टर 33.33%। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट ऑफ s कैरेक्टर हो जाएगा 1/i के जगह क्या है 3, तो 1/1 प्लस 3 गुना 100, और ये हो जाएगा आपका 25% s कैरेक्टर। सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है, sp में। तो अगर हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात किया जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो सबसे ज्यादा sp का, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp, जिसमें परसेंट ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ कर रखेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ कर रखेगा। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बताए हुए थे कि जैसे मान लेते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 एक मॉलिक्यूल है, अल्काइन है, एक मॉलिक्यूल अल्काइन है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल अल्काइन है, ध्यान दो। ठीक है, कहता है कि अल्काइन पोलर है कि नॉन पोलर है, तो लोगों के दिमाग में आता है कि ये नॉन पोलर होगा, क्योंकि सारा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ही है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच ही बॉन्ड है। लेकिन देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp होगा, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 होगा। ठीक है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पर एक सिग्मा ये, और 2 हाइड्रोजन वाला सिग्मा, एक सिग्मा इधर वाला, 4 सिग्मा sp3। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है। sp में s कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब ये जो बॉन्ड बना है ये इसका, इस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज्यादा है, तो ये जो शेयरिंग किया है इसके इलेक्ट्रॉन को भी ये ज्यादा अपने तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो इस पर होगा डेल्टा माइनस, इस पर होगा डेल्टा प्लस। ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, इसलिए एटम को देख के केवल डिसीजन नहीं करना होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करना होगा। बड़ा सिस्टमेटिक पैटर्न है। ऑर्गेनिक में एक भी क्वेश्चन बिना दिमाग का नहीं पूछता है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वो बिना दिमाग का नहीं पूछता है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बिना दिमाग का नहीं पूछता है। बिहार बोर्ड वाले को बिना दिमाग का अगर पूछ भी देगा कोई कोई, तो उसको तो अनहरा के सुतले की या जगले की वाला बात है। अगर उसको अगर ठीक होना है तो पैटर्न ऐसे पकड़ना है। हम तो क्या कहते हैं, गलती करते हैं क्या हैं? जो बात बोलते हैं आप, हाँ स्पष्ट नहीं बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? सीधे दिल पर लगता है। क्या लगता है? तुम अब उससे ऊपर उठ चुका है। जो इतना आदमी पढ़ा, जो इतना दिन तक ठीक से पढ़ा है, वो अब उस लेवल से, उस टैग से हट चुका है, बशर्ते कि वो पढ़ा है तब। अगर वो नहीं पढ़ा है तो उस टैग में है। क्लियर कट बात यही है। ठीक है, अब देखिए, तो इसलिए हम यहाँ बॉन्ड के पोलैरिटी का डिसीजन कर सकते हैं, और कर सकते हैं किसके आधार पर? हाइब्रिड ऑर्बिटल के आधार पर। हाइब्रिड ऑर्बिटल के आधार पर हम पोलैरिटी का डिसीजन कर सकते हैं। ठीक है, देखो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, सब हम लोग पढ़े हुए हैं। sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। और sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल होता है sp में 180 और sp2 में 120 और sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट। हम लोग देखते हैं कि जैसे sp3 से sp तक जा रहा है तो परसेंट ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। sp3 में परसेंट ऑफ s कैरेक्टर 25 है, इसमें 33.33 है, इसमें 50 है। तो परसेंट ऑफ s कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, मतलब उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि परसेंट ऑफ s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो परसेंट ऑफ s कैरेक्टर बढ़ गया, और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल। ये सब फॉर्मूला है आगे क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, ये सब फॉर्मूला कहीं हम वैसे ही अचानक सीधे लिख नहीं दे रहे हैं, वो सब जो पढ़ाए हैं उसके अनुसार बोल रहे हैं, उसको कॉन्सेप्ट निकालते हुए बोल रहे हैं। ठीक है, और वो जो बात घुस गया जिसके माथा में, उसको फिर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक, अब आ जाओ, एक्स एक्स एक्स, ये तीनों एटम सेम है। इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इस पर है न्यूट्रल, और इस पर है नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड बनाया हुआ है किसी से, मान लेते हैं कार्बन चेन होगा कुछ, ये भी बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन चेन से, ये भी बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन चेन से। तो खुद से डिसीजन करो कि इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तीनों में से कौन सबसे ज्यादा खींचेगा। इस तीनों, ये बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। अब तुम ये डिसीजन करो कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए, क्या एक्यूरेट बीच में रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि यहां कार्बन है, यहां हेलो, यहां एक्स है। एक्स कोई भी आइटम हो सकता है। ठीक है, एक्स कोई भी आइटम हो सकता है। मान लो एक्स जो भी है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, मान लिया। ठीक है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तो ये भी थोड़ा खींचेगा, थोड़ा ये भी खींचेगा, थोड़ा ये भी खींचेगा, थोड़ा ये भी खींचेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? ऊपर वाला, करेक्ट। और सबसे कम कौन खींचेगा? नीचे वाला। बड़े बहादुर, देखे बिहार बोर्ड के लेवल से ऊपर उठ गए। लेकिन आइए अगर घमंड हो जाती तो फूल के खेसारी हो जाती तो चल जाती धरते हुए, बुझले बुझले। आइए फूल के खेसारी हो जाते, जब बीएनटी सर हमारे बड़ाई कर दिल तो बस हो गए। बिल्कुल सही, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ। न्यूक्लियस तो सबका सेम है, न्यूक्लियस तो सबका सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा अट्रैक्शन लगाएगा।
ये अपना अट्रैक्शन लगा रहा है न्यूक्लियस वाला नेचुरल, यहां ये न्यूक्लियस इसको खींच रहा है और नेगेटिव चार्ज इसको क्या, हाँ वही ना करे, पोलराइजिंग पावर हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात। ठीक, बॉन्डिंग इसका मतलब रिवाइज किया है फजांस रूल, ठीक है, बताए थे ना फजांस रूल। हाँ, तो एक्स प्लस ज्यादा खींचेगा, ए थोड़ा कम खींचेगा, ये सबसे कम खींचेगा, क्यों? क्योंकि ये खींच तो रहा है लेकिन साथ साथ ये निगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन ही ना है भाई, यहाँ इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ही ना है भाई, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सन भी तो होगा, नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सन भी तो होगा, तो जितना वो खींचेगा उससे ज्यादा तो रिपेल कर देगा, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा एक्स प्लस का, उसके बाद एक्स का, उसके बाद एक्स माइनस का। मतलब किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही अधिक होगा। मतलब सीधा सीधा बात, एक कॉन्सेप्ट ये आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मान लेते हैं कार्बन 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 बॉन्ड है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है। किसी कारण से यहां पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा बड़ा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा और बड़ा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर तुमको अभी अचानक पूछ दे कि इस चारों कार्बन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर सबसे चारों तक कार्बन ही है, न्यूक्लियस तो चारों का सेम है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आने के कारण उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। माथा में जा रहा है बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया किसका? जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। ओके, आइए ये साइक्लोप्रोपेन है, ये हमारा है साइक्लोप्रोपेन। हो गया, इतना देर में माथा उगता गया, 10 15 20 मिनट में। नहीं नहीं, उसको करें, अरे तो इतना सिस्टमेटिक चल रहा है जिसमें तो हम देखते हैं जब ही पढ़ाना शुरू करते हैं यहाँ के बाद ऑर्गेनिक, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको पता ही नहीं चलता है समय कैसे बीत गया, घंटा 1.5 घंटा। हाँ देख, नहीं नहीं, ये दुर्भाग्य है, जिसको अगर ये इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हुआ वो दुर्भाग्य है, ये हम बता रहे हैं, इसीलिए हम नहीं किए हैं ऑनलाइन और नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितने को दुर्भाग्य को हम सौभाग्य में बदलते रहेंगे, हटा ना। देखिए ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन के ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तीनों कार्बन है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इस कार्बन पर 2 बॉन्ड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड है, sp3 है, ठीक है। sp3 है तो इसका मतलब इस कार्बन का 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस कार्बन का 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है साइकिल रिंग बनाने में, अब 2 ठे यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन से। हर कार्बन पर तो यही स्थिति है। इस बॉन्ड को कहते हैं हम इंडोसाइक्लिक बॉन्ड, इंडोसाइक्लिक बॉन्ड, माने कि ये जो बॉन्ड है ये साइकिल बनाने में काम आया है, इसलिए कहा जाता है इंडोसाइक्लिक। साइकिल बनाने में, रिंग बनाने में ये बॉन्ड काम आया है। और ये जो बाहर वाला बॉन्ड है इसको कहा जाता है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, ये बाहर वाले को कहा जाता है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, ठीक है। अगर कहीं पर भी हमको कोई भी काम करना होगा, ये रिंग क्या कर सकता है? ये रिंग जो है, यहां जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगा तो किसी दूसरे चेन से बॉन्ड बनाएगा, यहां जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगा तो किसी दूसरे रिंग से बॉन्ड बनाएगा, यहां जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगा, ठीक है, तो कोई मान लेते हैं तीसरा, मान लेते हैं Cl से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ज्यादातर
ज्यादातर परिस्थिति में ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड का ही काम पड़ेगा हमको। जैसे हमको सवाल पूछता है, अब पूछता ही है, 4 को दे देगा, कहेगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है पता करो, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है पता करो, ठीक है। चाहे बोर्ड देना हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क कोई बहुत बड़ा नहीं है। नॉलेज उसी से सवाल बनेगा, अंतर इतना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टफ क्वेश्चन बनाना होगा, बोर्ड में इजी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट का अंत होता है, क्वेश्चन का अंत कभी नहीं होता है। कॉन्सेप्ट एक लेवल तक आपको पढ़ना है, इसके बाद नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस आपको इसी से घुमा फिरा के इधर उधर करके पूछता है, ठीक है। तो दे देगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, 4 को दे देगा, कहेगा अरेंज करो, अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड के बारे में क्या पता है? पता है कि H+ कौन निकालेगा। 4 को एसिड में देखना होगा कि कौन जल्दी जल्दी H+ निकालेगा। तो जल्दी जल्दी कौन H निकलेगा? बाहर वाला ना निकलेगा। तो बाहर वाला निकलेगा तो यही बॉन्ड ना काम का है। ये बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी H+ निकालेगा, उतना जल्दी H+ निकालेगा तो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऐसे डिसीजन करना है, ठीक है। तो ये डिसीजन करने के लिए ही हम ये कॉन्सेप्ट सब बताना शुरू किए, ठीक है। रिएक्शन कराना है, तो रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन कभी भी होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है तो फिर नया बॉन्ड बनता है। कौन बॉन्ड पहले टूटेगा ये डिसीजन करना होगा। आप नाक रगड़ के मर जाएगा, एनसीईआरटी रट के आपको याद नहीं होने वाला है। नाक रगड़ के मर जाएगा, नहीं याद होने वाला है जब तक कॉन्सेप्चुअली आप एनालिसिस नहीं करना सीखे। तो खैर हमारा ज्यादा काम है किसका? एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड का, फिर इंडो का भी काम है। लेकिन अब यहां गौर से देखिए, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, वैसे ही यहां भी, वैसे ही यहां भी। sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ये देखो तो ये तो एक परफेक्ट एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे समझ गए हम इक्विलैटरल? हम एक पहले भी कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि ये भी कार्बन है, भी कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ जो ये होगा वही ये होगा, यही ये होगा, तीनों साइड बराबर। अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री। होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन है कितना? 60 डिग्री। मतलब हम हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि 4 sp3 में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को प्राप्त करता है। उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ही वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को प्राप्त करता है। अपने आप को रखता है कितना एंगल पर? 109 डिग्री 28 मिनट पर। मिनिमम रिपल्सन इस स्टेज में है। हम क्या किए कि ये दो बॉन्ड को जबरदस्ती 109 डिग्री 28 मिनट से घटा के 60 डिग्री पर लाए। तो जब 60 डिग्री पर लाए, जब इस दो बॉन्ड को हम 60 डिग्री पर ला रहे हैं, इस दोनों को हम नहीं ला रहे हैं, ये नेचर ला रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन भी तो शुरू हो जाएगा। रिपल्सन बढ़ गया, और रिपल्सन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना ही स्ट्रेन कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना ही क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है। मॉलिक्यूल तनाव में आ गया, टेंशन में आ गया, अनस्टेबल हो गया। यही कारण है कि साइक्लोप्रोपेन का रिंग बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रेन। तो ये जो हमारा 60 डिग्री एंगल है, इस 60 डिग्री है, होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। है कितना? 60 डिग्री, ठीक है कितना? 60 डिग्री है। इसलिए ये रिंग जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, हर कॉर्नर पर यही बात है। इसलिए रिंग में स्ट्रेन हो गया, टेंशन हो गया, अनस्टेबल हो गया। लेकिन एक बात कि ये 4 बॉन्ड था, 4 बॉन्ड था, 2 बॉन्ड ये था 109 डिग्री 28 मिनट पर, सारा बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट पर होना चाहिए था, लेकिन ये घट गया तो उधर वाले को फायदा मिल गया, वो अपना फैलाएगा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। ये एंगल हो जाएगा ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट। अब जैसे ही ये एंगल ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा, ध्यान यहाँ कहीं ध्यान नहीं ले जा, जैसे ही ये एंगल ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट हो गया तो हमको पता अभी तुरंत पड़े है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल।
परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। मतलब ये जो sp3 था जिसमें 25% एस कैरेक्टर था, वो अब एस कैरेक्टर बढ़ के लगभग 32% हो जाता है, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया अब sp2 के करीब। माने कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इस दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बड़ा हुआ है उसका उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। ठीक है, ओके। अभी देखते चलो मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, एक्चुअल बॉन्ड एंगल, स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, इसको कहते हैं एंगल स्ट्रेन। साइक्लोप्रोपेन में एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, इसमें भी तो तू देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगा। रे बउआ रे, मोबाइल हटो ना, अजीब ना ना, यहां ध्यान देना। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसका भी sp3, इसका भी sp3, सबका sp3 होगा। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो साइक्लोपेंटेन ले लो, यहां भी एक्सपेक्टेड 109 डिग्री 28 मिनट। तो साइक्लोहेक्सेन ले लो, यहां भी एक्सपेक्टेड 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जब यहां निकाला जाता है तो 60 डिग्री एक्चुअल एंगल है, 60, यहां है 90 डिग्री, यहां है 108 डिग्री, और यहां है 109 डिग्री एक्चुअली। इसका मतलब इसमें कितने का स्ट्रेन है, होना चाहिए था इतना, है कितने का स्ट्रेन, 49 डिग्री 28 मिनट का स्ट्रेन है। यहां कितने का है, 19 डिग्री 28 मिनट का स्ट्रेन है। यहां 1 डिग्री 28 मिनट का स्ट्रेन है, और यहां 28 मिनट का स्ट्रेन है। मतलब ये कोई भी रिंग स्टेबल नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। तो इसका भी हम लोग कन्फर्मेशन पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म में कि इसका भी चेयर फॉर्म होता है, वो सबसे उसमें स्ट्रेन नहीं होता है, चेयर फॉर्म में स्ट्रेन नहीं है। इसमें अभी तू कैसे डिसीजन करेगा, अभी अब हमारे साथ डिसीजन करेगा तब तुमको डिसीजन होगा। देख अभी स्ट्रेन यहां है सबसे ज्यादा स्ट्रेन है, कहने का मतलब क्या, देख साइक्लोप्रोपेन हुआ, साइक्लोब्यूटेन हुआ, अब तू सोच कैसे सोच दिया उल्टा। यहां भी दो बॉन्ड है, यहां ए एंगल था 60 डिग्री, और यहां ए एंगल कितना है 90 डिग्री। अब बता होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, है कितना 90 डिग्री। मतलब ये ज्यादा दबा है कि ये ज्यादा दबा है, बोल। ऊपर वाला ज्यादा दबा है तो ऊपर वाले का बाहर वाला बॉन्ड ज्यादा फैलेगा, बाहर वाला बॉन्ड ज्यादा फैलेगा ऊपर साइक्लोप्रोपेन में कि साइक्लोब्यूटेन में, बोल बोल। साइक्लोप्रोपेन में, तो यहां ज्यादा फैलेगा, मतलब कि यहां का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा और यहां का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। अगर तुमको अभी तुरंत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ दे तो कहेगा साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा, साइक्लोप्रोपेन का सबसे ज्यादा, साइक्लोब्यूटेन का कम, उसके बाद साइक्लोपेंटेन का, और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन का। समझ में आया, अरे समझ में आया। इसीलिए अगर, अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम लोग जो PW और EW देखा होगा ना, उस सब में शुरू किया होगा GOC इंडक्टिव इफेक्ट से। सही कह रहे हैं ना, ना नहीं अरे छोड़ा, हम सब बुझे छियो। ए देख, ए देख, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन देगा, कहेगा कि ये बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, तो कोई भी आदमी सोचेगा कि ये बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच का है। देखो डिसीजन करो, कार्बन कार्बन के बीच का है, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन चेक करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन चलो यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3, क्योंकि यहाँ भी एक हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन दिख रहा है।
परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर दोनों में सेम। लेकिन ये बॉन्ड कौन बना रहा है? साइक्लोप्रोपेन का एक्सोसाइक्लिक बाहर वाला ऑर्बिटल बना रहा है, बाहर वाला ऑर्बिटल बना रहा है। अब बाहर वाला ऑर्बिटल तो यहां का एंगल क्या है? 60 डिग्री। बाहर वाला ऑर्बिटल फैला हुआ है, बॉन्ड एंगल उसका बढ़ा हुआ है, उसमें परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ा हुआ है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इस रिंग पर आएगा डेल्टा माइनस, इस रिंग पर आएगा डेल्टा प्लस। दिस बॉन्ड इज ऑल्सो पोलर, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो पोलर। ठीक है, ओके। अब यहां तक में कोई दिक्कत है? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज का डिसीजन करना। अब इतना हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस कॉन्सेप्ट का और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसीलिए हम कहे थे कि सभी आदमी ऐप में पहले न पैसा जमा कर, ऐप में जोड़, ताकि हर दिन का लेक्चर दोबारा रिवाइज कर। पैसा मस्ट बी डिपॉजिटेड अदरवाइज भागिंग। हाँ, कल परसों 4 दिन 5 दिन में जमा कर लीजिएगा तब ना जल्दी उसको कहेंगे। अब देख, सबका एक साथ करेंगे। 3 4 4 5 को जमा हो गया है। ये देखो, अभी देखिए, 1 मिनट देखिए। अभी स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट देखो, तुम्हारे पास पूरे ऑर्गेनिक में 2-4 तरह का क्वेश्चन आता है। एक 4-5 को दे देगा अरेंज करने वाला, 4-5 थे दे देगा रिएक्शन करने वाला। सबका कॉन्सेप्ट जीओसी से ही शुरू होगा। सारा का डिसीजन तो इसी के आधार पर कर सकता है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। ये अगर आया तो डिसीजन हुआ, नहीं आया डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं 4-5 को दिया हुआ है, सबका कोई एक सेंट्रल एटम होगा, सारे मॉलिक्यूल का कोई एक सेंट्रल एटम होगा। देखना होगा कि वो सेंट्रल एटम, उसको हम नाम देते हैं की एटम। की एटम करने का मतलब चाबी, सवाल को लॉक को, ताला को खोलने वाला चाबी कौन एटम है पहचानना पड़ेगा, और पहचानना होगा कैसे? सेंट्रल एटम से। ठीक है, इफ की एटम्स आर लाइंग इन सेम पीरियड। ठीक है, मान लेते हैं जैसे एक में कार्बन है, एक में नाइट्रोजन है, एक में ऑक्सीजन है, ऐसा कुछ है की एटम। ये डिसीजन करने वाला है एटम है। अब सवाल को देखते हुए हमको पहचानना सीखना होगा कि कौन की एटम होगा। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो अगर की एटम हम देख लिए कि तीनों एटम सेम पीरियड का है। ठीक है, सेम पीरियड का है तो क्या क्या सोच सकते हैं? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से साइज घटता है। लेकिन साइज का डिक्रीज जो होता है, एटम के साइज का डिक्रीज, वो एंगस्ट्रम में होता है। एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻10 मीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बटा 10⁻8, बहुत छोटा डिक्रीज होता है, लेकिन डिक्रीज होता है। लेकिन ये इतना बड़ा डिक्रीज नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कोई प्रभावित कर दे। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए हुए हैं। F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। यही अगर Q2 की जगह पर 1 रख देंगे तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एक चार्ज अगर 1 कूलम्ब का रखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़िएगा, 12th शुरू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़िएगा। हम इस सब बात बताए हुए आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है या रिपल्सन क्या है? एक चार्ज Q1 मान लेते हैं 50 कूलम्ब, ये है 60 कूलम्ब, इसके बीच लगने वाला फोर्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन। लेकिन अगर यहीं पर 1 कूलम्ब का चार्ज रख दे, 1 कूलम्ब का, तो वो बताता है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मोस्टली किस पर डिपेंड करता है? देखो, यहां तो चार्ज है, लेकिन ये तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। मतलब ज्यादा डोमिनेशन किसका होगा? डिस्टेंस का। ध्यान से सुनिए, कहीं दिमाग नहीं लगाइए, वो ध्यान से सुनिए।
ज्यादा डोमिनेशन किसका होगा? डिस्टेंस का। लेकिन पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस या साइज में डिक्रीज होता है, लेकिन वो एंगस्ट्रम में डिक्रीज होता है, बहुत छोटा सा डिक्रीज होता है। तो 10⁻⁻10 का स्क्वायर 10⁻⁻20 हो जाएगा यार, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। इसलिए जब साइज डोमिनेट नहीं करेगा, यहां साइज से ही हम क्या निकालते हैं? VCD। VCD क्या होता है? चार्ज बटा वॉल्यूम। द साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, size decreases, but this decrease is very less. ये डिक्रीज बहुत छोटा है, ठीक है। Therefore VCD, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डज नॉट डोमिनेट, मतलब VCD से आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो चेंज होता है वो ड्रास्टिक चेंज होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो चेंज आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स, ठीक है। किसके ऊपर डोमिनेट करता है? VCD। क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, हम दो ही चीज बताए हैं, VCD और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिएगा इसी दोनों से पूरा चीज डिसीजन होगा। जैसे लोग प्लस आई पावर, माइनस आई पावर, आप लोग देखे होइएगा वीडियो सब, लोग उसका ऑर्डर लिखता है, लोग रटता रहता है आंख में भिक्स लगा लगा के, ठीक है। आज रटेगा कल भूलेगा। वही समस्या हुई थी को वंश जी को, नहीं था वो इस बैच में आता था ना। हाँ, ये हर जगह यही बात है। ऐसे अगर सीख लिया तो तुमको 90-95% डिसीजन कर दिया जाएगा, ठीक है। सोचना आ गया तो इसलिए कहते इधर देख रे मानव दानव हो जाए, इधर देखना। हाँ एकदम इधर देखना, हमारा आंख से मिलो ना आंख, दोसर के आंख कहाँ मिलावे जाए छी। नीतीश जी वाला आदत हो गया, जब राष्ट्रगान हो रहा था देख, इसलिए यहां ध्यान दे। देख, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स ओवर VCD, माने यहां आंसर हम करेंगे किससे? VCD से। अगर की एटम्स आर लाइंग इन द सेम पीरियड, सेम पीरियड, माने जिस एटम से डिसीजन करता है वो एटम अगर सेम पीरियड में है, जिस एटम से डिसीजन करता है वो एटम अगर सेम पीरियड में है, तो हम VCD पर दिमाग नहीं लगाएंगे, तब दिमाग लगाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर दिमाग लगाएंगे तो क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर दिमाग लगाएंगे तो क्या कर लें? क्या जी कुछ ज्यादा हो गया क्या? दिमाग तो चल रहा है ना? हाँ चल ना, देख ए देख, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर दिमाग लगाएंगे, सुनो सुनो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर दिमाग लगाएंगे, सुनो अब सुनो, देखो पीरियड में लेफ्ट टू राइट गए तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटा, लेकिन बहुत मामूली घटा। यार यहां देखना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट गए तो एटॉमिक रेडियस घटा, लेकिन बहुत मामूली घटा। मान लो बाया वाला कोई एटम ये है, इसमें न्यूक्लियस है बीच में, इसके जस्ट दाएं वाला जो एटम होगा, अब एक्यूरेट तो नहीं लेकिन हम थोड़ा छोटा बना देते हैं, थोड़ा इसे छोटा बना कि नहीं बना, चलो ये न्यूक्लियस हो गया। सोचो कहीं भी चार्ज रहेगा तो सरफेस पर रहेगा ना यार, नेगेटिव चार्ज यहां भी सरफेस पर है, यहां भी सरफेस पर है। अब तू बता कि ये नेगेटिव और न्यूक्लियस ये करीब है कि ये करीब है? ये करीब है, करीब है, बिल्कुल साइज छोटा है तो ये करीब है, करीब है। तो करीब है तो अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा? बिल्कुल सही, इसमें ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा इसका घटेगा कि इसका घटेगा?
इसका घटेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा घटा और इसका पोटेंशियल एनर्जी कम घटा, और जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा घटा दैट इज मोर स्टेबल। इसलिए अगर हम इसको नंबर 1 दे और इसको नंबर 2 दे तो स्टेबिलिटी 2 ग्रेटर देन 1। डिसीजन क्या हुआ हमारा? डिसीजन हुआ हमारा ये कि जिसका साइज छोटा, मतलब साइज छोटा किसका? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। ये डिसीजन हुआ। ये तो नेगेटिव चार्ज का हुआ। अब आ जा पॉजिटिव चार्ज का डिसीजन। ठीक है, यही बड़ा सा एटम, जस्ट इसके बाद पीरियड में हम जा रहे हैं, पीरियड में जस्ट इसके बाद जो है वो थोड़ा छोटा सा एटम, थोड़ा अच्छा नहीं बना, अंडा बन गया, हो गया। इसके सरफेस पर वहां नेगेटिव चार्ज था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपल्सन। बता, यहां रिपल्सन ज्यादा कि यहां रिपल्सन ज्यादा? रिपल्सन तो यहां ज्यादा, और रिपल्सन ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी इसका ज्यादा बढ़ेगा और इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। तो जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बढ़ा वो लेस स्टेबल। अरे समझ में आ रहा है बात? जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बढ़ा वो लेस स्टेबल। तो यहां अगर 3 है, यहां अगर 4 है तो स्टेबिलिटी 3 ग्रेटर देन 4। कहने का मतलब क्या डिसीजन, क्या कंक्लूजन? कंक्लूजन ये आया कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। ये हमारा फॉर्मूला निकला। ठीक है, मतलब सीधा कंक्लूजन, सीधा क्या, यहीं पर लिख, इसको मिटाते हैं। पहला कंक्लूजन, ठीक है, पहला कंक्लूजन। लेकिन हाँ, ये सारा रूल, सारा कॉन्सेप्ट, सारा फॉर्मूला कब लगाएंगे? अगर ये पूरा बात सीख गए, कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फास्ट बनाने के लिए रूल भी याद रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम रूल निकाले कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट से। ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, हम यहां समझा चुके हैं बहुत बार। ठीक है, इसलिए हम आपको पहले समझा दिए। ठीक है, तो रूल कंक्लूजन ये निकला कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, उल्टा नेगेटिव चार्ज इज लेस स्टेबल एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी तो बोल सकते हैं। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज is more stable at less electronegative atom। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल। ये कॉन्सेप्ट जिसको आ गया वो पकड़ लिया। समझ में आया बात? लेकिन एक्सेप्शन इसका भी है, देखो है? क्या हो गया? लास्ट कर देते हैं। एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, देखो देखो हमने क्या कहा? ए देखो, एक लाइन, एक लाइन। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अरे ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उल्टा क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये ना बात होगा। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल और पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। ये कंक्लूजन है हमारा। लेकिन एक्सेप्शन, पॉजिटिव चार्ज इवन मोर स्टेबल
at more electronegative atom provided octet is complete। कहने का मतलब क्या, देखो पूरे अल्डिहाइड और कीटोन में हमको इस लाइन का काम पड़ेगा। जैसे देखो आर, आर के बाद सी, सी के बाद डबल बॉन्ड ओ, यहां पर प्लस चार्ज, प्लस चार्ज कहां पर है, कार्बन पर, प्लस चार्ज कहां पर है, कार्बन पर। लेकिन कार्बन के चारों तरफ देखो, दो दो चार दो छह, 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस कर लेता है, करेगा ही क्योंकि यहां लोन पेयर, यहां ऑर्बिटल खाली है। अगर ये कर लेता है तो ये हो जाता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ओ पर प्लस। कोई भी आदमी कहेगा सर ओ पर प्लस तो बहुत लेस स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा। लेकिन इसीलिए हम लाइन लिखे हैं, क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, बिल्कुल पूरा है। अगर पूरा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है ऑक्टेट का इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है बात, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है कौन, उस ऑक्टेट का इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमको इस दोनों में कहे कौन ज्यादा स्टेबल, अगर हमको इस दोनों में कहे, इस बीच वाला को मिटा देते हैं, अगर हमको इस दोनों में कहे कि कौन ज्यादा स्टेबल, इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसमें हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा, इसमें इस एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं, इसलिए ये लेस स्टेबल और ये ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अब कल इस पर अब इतना बात सेट करके रखिएगा, कल इस पर क्वेश्चन आएगा, धाए धाए क्वेश्चन बनाना है। ठीक है।